हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे थे लोकतंत्र। लोकतंत्र का टॉपिक हम लोग शुरू कर चुके हैं और उस टॉपिक में हमने जान लिया था कि लोकतंत्र क्या है और किस रूप में इसको परिभाषित किया गया। उसकी परिभाषाओं से भी हमने अपना ज्ञानवर्धन कर लिया है। उसके बाद में हमने उसके गुणों की जानकारी भी हासिल कर ली थी कि लोकतंत्र क्यों है विश्व की सर्वश्रेष्ठ शासन व्यवस्था। इसके बारे में भी हम पूर्ण रूप से जानकारी हासिल कर चुके हैं। आज जो हमारा टॉपिक है वो है लोकतंत्र के दोषों के बारे में जानकारी हासिल करना कि हर क्रिया के साथ साथ जो भी कार्य, जो भी विषय वस्तु राजनीति विज्ञान का हिस्सा रही है, उस हिस्से में सिद्धांत भी है, कल्पनाएं भी है, परिकल्पनाएं भी हैं। उन सब में बहुत सारे राजनेताओं ने अपने अपने ज्ञान का परिचय दिया है और उस विचारधारा को समृद्ध किया है। लेकिन ये मानवीय क्रिया है, इससे हम भली भांति परिचित हैं कि राजनीति विज्ञान की प्रयोगशाला कोई कमरा या कोई बहुत बड़ी संस्था नहीं होती, वरन इसकी प्रयोगशाला ये समाज ही होती है। तो समाज की इस प्रयोगशाला में लोकतंत्र को विश्व की सर्वश्रेष्ठ शासन व्यवस्था जानने के पश्चात भी कुछ आलोचक उसके दोषों की ओर हमारा ध्यान आकर्षित कराते हैं और वो भी निरर्थक नहीं है। तो आज जानते हैं लोकतंत्र के दोषों के बारे में कि क्या है लोकतंत्र का दोष। तो लोकतंत्र का दोष नंबर 1 माना जाता है कि लोकतंत्र अयोग्यों का शासन है। कि किस प्रकार से अयोग्य व्यक्ति लोकतंत्र में शासन व्यवस्था का हिस्सा बन जाते हैं। जैसे हमें ज्ञात है, हमने माना है इस विचार को कि लोकतंत्र में इस विचारधारा को मुख्य रूप से सहमत है सभी लोकतंत्र को मानने वाले कि प्रत्येक व्यक्ति शासन कार्यों में अपनी हिस्सेदारी दे। लेकिन जैसा हम पढ़ते हैं पश्चिमी राजनीतिक विचारक प्लेटो के विचारों को यदि हम पढ़ते हैं तो उनका मानना है कि शासन क्या है, एक कला है, कि शासन करना एक कला है, इसमें अयोग्य व्यक्तियों की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन लोकतंत्र में अयोग्य व्यक्तियों को भी उतना ही महत्व दिया जाता है जितना योग्य व्यक्ति को। तो इस तरीके से इसकी आलोचना होती है कि अयोग्यों का शासन, कि कई बार हम देखते हैं कि एक डॉक्टर वित्त मंत्री बन जाता है और एक अशिक्षित व्यक्ति शिक्षा मंत्री बन जाता है। तो ये लोकतंत्र की एक आलोचना ही है जिसमें ऐसे अयोग्य व्यक्ति भी शामिल कर लिए जाते हैं जिसका संबंध उनके उस विभाग से नहीं होता जिसमें उन्होंने विशेषज्ञता हासिल की है या जिसकी जानकारी में वो बहुत अधिक अपना योगदान दे चुके हैं। अगली आलोचना की तरफ बढ़ते हैं, दोषों की तरफ। तो वो है भीड़ तंत्र। कि माना जाता है कि लोकतंत्र में जनता के लिए जनता द्वारा जो सहयोग दिया जाता है वही लोकतंत्र को श्रेष्ठता प्रदान करता है। लेकिन ये श्रेष्ठता कभी कभी भीड़ के रूप में भी नजर आती है, तो वहां पे इसकी श्रेष्ठता का दमन हो जाता है और इसकी जो भीड़ के साथ एक प्रकार का व्यवहार किया जा सकता है या भीड़ के साथ जो उपद्रव हो सकते हैं या भीड़ के कोई परिणाम नहीं होते, उसके लिए भी इसलिए आलोचक इसके बारे में कहते हैं कि विरोधियों का मानना है कि यदि जनता प्राय अनपढ़ होती है और गैर जिम्मेदार होती है, अशिक्षित होती है, ऐसी गैर जिम्मेदार और अशिक्षित जनता लोकतंत्र में ऐसी जनता की सहमति देने से वह भीड़ तंत्र बन जाता है, जिसका परिणाम यह होता है कि उसकी गुणवत्ता की बजाय परिमाण ही बदल जाता है। कि भीड़ तंत्र में जब अनपढ़ और गैर जिम्मेदार जनता भी शासन की व्यवस्थाओं में शामिल हो जाती है, जो शासन की पेचीदगियों से काफी दूर होती है, उसे ज्ञात नहीं होता कि शासन क्या है, शासन व्यवस्थाएं क्या है, नियम कायदे कानून या संविधान क्या होते हैं, तो वो बेवजह की व्यर्थ बहस में ही अपना समय व्यतीत करते हैं और उस बहस का परिणाम ये होता है कि लोकतंत्र अपनी गुणवत्ता को खो देता है और वो भीड़ तंत्र में शामिल हो जाता है। अगली आलोचना है पेशेवर राजनीतिज्ञों का बाहुल्य। लोकतंत्र में ऐसे नेताओं को
देखा जाता है। जो पेशे से राजनीतिज्ञ ही थे, उनका पेशा ही यही होता है कि राजनीति करते हैं और अच्छी खासी मोटी रकम कमाते हैं। तो उनका ये पेशा बन जाता है। उनकी जनता की भावनाओं से, जन कल्याण की भावनाओं से उनका कोई नाता नहीं होता। तो वो उस नाते से काफी दूर होते हैं और केवल इसे एक व्यवसाय के रूप में अपनाते हैं। और इसी व्यवसाय के कारण लोकतंत्र अपने दोषों को उजागर करने में कहीं ना कहीं हमें दिखाई देता है कि किस तरीके से राजनीतिज्ञों का बाहुल्य इस लोकतंत्र में बना रहता है। कि पेशेवर राजनीतिज्ञ होने के कारण ये अपनी भाषण शक्ति और अपने प्रभाव को जनता में स्थापित करके रहते हैं, चाहे से वो अपने व्यवसाय को किसी भी रूप में बढ़ा रहे हो, लेकिन वो अपनी प्रभाव शक्ति, अपने भाषण, अपनी लोकप्रियता और जनता के समक्ष अपनी एक अच्छी छवि को बनाए रखने में सफल होते हैं और लोकतंत्र की गुणवत्ता में कमी लाते हैं। अगली दोष है भ्रष्ट नेतृत्व। भ्रष्ट नेतृत्व का अर्थ यह है कि कभी कभी जनता ऐसे हाथों में अपनी शासन व्यवस्था को सौंप देती है जिसमें जो उम्मीदवार होता है वो कई प्रकार के भ्रष्ट तरीकों का, साधन का प्रयोग करता है और उन साधनों की वजह से वो लोकतंत्र की गुणवत्ता में भ्रष्टता को अधिक दावेदार बना देता है। जैसे हमने बहुत बार देखा है कि जनता की उदासीनता के कारण जनता जब जनमत में शामिल नहीं होती है तो कई बार ऐसी चीजों का इसी वजह से जो जनता का बहुमत होता है पूर्ण रूप से स्पष्ट नहीं हो पाता और कई बार जो राजनीतिक पद है, जो हमारे सरकारी पद है, उस पर गलत व्यक्ति का चुनाव हो जाता है। कि भ्रष्ट नेताओं के जो विवेक का स्तर होता है वो काफी निम्न होता है और ये जनता की भावनाओं के साथ पूर्ण रूप से खिलवाड़ करते हैं। नारेबाजी करना या नारेबाजी की आड़ में अपने निजी स्वार्थों की पूर्ति करते हैं और प्रभावशाली लोगों से मिलकर जनता की आंखों में धूल झोंक देते हैं। कि प्रभावशाली व्यक्तियों की आड़ में जनता, भोली भाली जनता की आंखों में धूल झोंकने में ये सफल हो जाते हैं। अगला है उग्र दल बलने। हमें ज्ञात है कि भारत में बहुत सारे दल हैं, अनेकानेक दलों से ही भारत की राजनीति समृद्ध है। तो उसी समृद्धि को यदि हम देखते हैं तो ये समृद्धि कहीं ना कहीं उग्र दलबंदी को जन्म देती है। कि जो दलबंदियां हैं, अलग अलग गुट बन जाते हैं जिससे लोकतंत्र में निर्णय लेने में काफी हमें बहुत मुश्किल होती है, आसान नहीं होता हो रहा, क्योंकि अपनी ढपली, अपना राग कहने में यदि अतिशयोक्ति नहीं होगी कि जनता अपनी बातों को किस प्रकार से अभिव्यक्त करना चाहती है, अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से वो कौन सी किस रूप में उनको पाना चाहती है। लेकिन यहाँ पर उग्र दलबंदी में वो विरोधी होते हैं और एक दूसरे की बातों को काट कर केवल अपना ही निजी स्वार्थ पूरा करना चाहते हैं और जनता की भावनाओं की उन्हें कहीं कोई कद्र नहीं होती। वो आपस में संघर्ष को वातावरण तैयार कर देते हैं। अगला हम देखते हैं दोष, तो वो है मतदाताओं की उदासीनता। कि वर्तमान में हम देख सकते हैं कि भारत में इतने अधिक मतदाता हैं, लेकिन उसमें से काफी परसेंटेज जो है उदासीन मतदाताओं का भी आता है। और ऐसे समय में जो हमारी शासन व्यवस्था है, शासन व्यवस्था में 49% यदि हम देखते हैं तो वो 49% लोग ही 51 लोगों के ऊपर शासन चलाते हैं, अपनी मनमर्जी चलाते हैं, जिससे लोकतंत्र का जो वास्तविक रूप है वो कहीं परिवर्तित हो जाता है, धूमिल हो जाता है, क्योंकि जनता उदासीन बनी रहती है, मत नहीं डालती। उससे फर्जी वोट भी डलना प्रारंभ होते हैं भ्रष्ट कार्यों में, कि फर्जी वोट डाले जाते हैं, या यूं कहें कि ये उदासीनता लोकतंत्र की छवि को धूमिल कर देती है। कि लोकतंत्र का एक बड़ा दोष है कि मतदाता अपने उत्तरदायित्वों के प्रति उदासीन बने रहते हैं और मतदान करने वाले व्यक्तियों का प्रतिशतता बहुत ही कम होता है और इस उदासीनता के परिणाम स्वरूप
तो मतदाताओं को बहकाने में जो सत्ता सफल हो जाती है तो उसका एक मुख्य कारण है मतदाताओं की उदासीनता। कि ये जो पेशेवर राजनीतिज्ञ होते हैं भोली भाली जनता की भावनाओं के साथ खेलते हैं, उसका दुरुपयोग करते हैं और कुछ मतदाता जो होते हैं वो पूर्ण रूप से उदासीन होते हैं। बहुत सारे अपने निजी कार्यों को वो अधिक महत्वता देते हैं और जो हमारे देश के प्रति उनकी जो जिम्मेदारी है उन दायित्वों से वो पीछे हटते चले जाते हैं। तो ये मतदाताओं की उदासीनता भी लोकतंत्र के एक महत्वपूर्ण दोषों में शामिल किया जाता है। अगले दोषों की कड़ी में हम बढ़ते हैं बहुमत की तानाशाही। हम देख सकते हैं कि लोकतंत्र भीड़ तंत्र का पर्याय बनता चला जा रहा है। ये लोकतंत्र में ऐसे तानाशाह लोग आ जाते हैं, जैसे जनता की राय में जो जनता के समक्ष उनकी छवि कुछ अलग होती है और उस छवि का फायदा पहुंचाते हुए, लाभ लेते हुए वो एक ऐसे सरकारी पद पर पहुंच जाते हैं जहां पर वो तानाशाह बन जाते हैं। तो बहुमत तो उन्हें प्राप्त है, तो यानी 51 जो जनसंख्या है हमारी उस पर 49% लोग ऐसे होते हैं जो बहुमत की वजह से तानाशाही का जीवन जीते हैं और जनता की भावनाओं का दुरुपयोग करते हैं। लोकतंत्र में बहुमत दल की निरंकुशता स्थापित हो जाती है और कभी कभी बहुमत अल्पमत का दमन करने लगता है। लोकतंत्र में 51% लोग 49% लोगों पर मनमाने ढंग से शासन करते हैं और इस शासन व्यवस्था का जो वास्तविक लाभ हमें मिलना चाहिए वो वास्तविक लाभ काफी दूर होता है और जनता उसका लाभ उठाने में असमर्थ दिखाई देती है। अगले दोष की ओर बढ़ते हैं तो वो है धनवानों का शासन। कि हम देख सकते हैं कि लोकतंत्र धनवानों का समर्थक रहा है। कि धनिक तंत्र के जो लोग हैं, जैसे प्राचीन काल में कुलीन तंत्र को अपनाया गया था जिसमें वो धन कहा जाता है कि धनिक लोगों का समर्थक रहा है। तो लोकतंत्र के बारे में भी यदि ये कहा जाए कि ये धनवानों का शासन है, कि हम जानते हैं कि चुनावों में कितना धन खर्च होता है और जो भी कार्य होते हैं बहुत सारे, जैसे चुनाव चिन्ह के बारे में जो कार्यवाही होती है और चुनाव प्रचार प्रसार में जितने कार्यक्रम चलाए जाते हैं, जितने सारे जो कार्यकर्ता होते हैं उनका खाना पीना, इतनी सारी गाड़ियों में घूमना फिरना, ये जो ईंधन खर्च होता है या बैलेट पेपर छपवाना, प्रचार प्रसार के लिए पैम्पलेट छपवाना, जैसा काफी सारा धन, एक लंबी चौड़ी धनराशि की लिस्ट होती है। उस धनराशि के अंदर जो खर्चे होते हैं वो धनवानों की तरफ से ही दिए जाते हैं। राजनीतिक पार्टियों को वो धनवान लोग ही होते हैं जो एक बड़ी राशि का हिस्सा राजनीतिक पार्टियों को पहुंचा देते हैं और वो राजनीतिक पार्टी इस धन को खर्च करके चुनाव प्रचार प्रसार में अपनी पूरी शक्ति झोंक देते हैं। लेकिन जब वो प्रत्याशी जीतकर सरकार का कहीं हिस्सा बनता है तो वो बाद में उन्हीं धनवानों को जिसने उसे प्रचार प्रसार में धन दिया था, बड़ी धनराशि दी थी, उनको लाभ पहुंचाने का कार्य करने लगते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि कहीं ना कहीं लोकतंत्र धनवानों के शासन में, जो इतना धनी है वही लोकतंत्र में शामिल हो पाता है और प्रचार प्रसार में जो अंधाधुंध पैसा खर्च होता है उसमें वो अपना खर्चा बेयर करने में सक्षम नहीं होता। तो धनवान व्यक्ति ही लोकतंत्र में प्रचार प्रसार करने के लिए पैसा खर्च कर सकता है, या यूँ कहें कि राजनीति सामान्य जनता के लिए नहीं है वरन धनवान लोगों के लिए है, क्योंकि धनवान लोग ही इस शासन का हिस्सा बनते हैं और सरकारी पद प्राप्त करने के बाद उसी धन का कहीं ना कहीं प्रयोग करके वो अपनी इस क्षतिपूर्ति को पूर्ण करते हैं, या ये धनवानों का समर्थक रहा है। इस बात को कहने में भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। कुछ आलोचकों का मानना है कि लोकतंत्र ने नैतिक मूल्यों की सदा उपेक्षा की है। कि हमने देखा है कि जब जब
नैतिक मूल्यों का ह्रास होता है। तो समाज में नैतिकता का ह्रास होना, यानी इतिहास में ऐसे कई सारे कारण रहे हैं जब नैतिकता का ह्रास होने की वजह से समाज का जो वातावरण होना चाहिए वो कहीं ना कहीं अपनी वो गरिमा खो बैठता है। तो कहा जा सकता है कि लोकतंत्र में नैतिक मूल्यों की उपेक्षा की जाती है, क्योंकि चुनावों के समय विभिन्न प्रत्याशी एक दूसरे पर कीचड़ उछालते हैं, मिथ्या प्रचार करते हैं और चुनाव जीतने के लिए नैतिक मूल्यों की बलि चढ़ाकर घृणित साधनों का भी उपयोग कर लेते हैं। यानी लक्ष्य केवल चुनाव में जीतना होता है, लेकिन कहाँ तक वो नैतिक मूल्यों की उपेक्षा कर जाते हैं, जाने अनजाने में या जानबूझकर, दोनों ही समय समाज को इस क्षति को सहन करना पड़ता है कि नैतिक मूल्यों की वो उपेक्षा करने से पीछे नहीं होते, लेकिन अपने कार्यों की सिद्धि अवश्य पूरी करते हैं। इसलिए लोकतंत्र का एक बड़ा दोष है कि वो नैतिक मूल्यों की पूर्ण उपेक्षा करता है। अगला और अंतिम जो इसका दोष माना जाता है वो है खर्चीला शासन। लोकतंत्र में चुनाव होते रहते हैं, बार बार में चुनाव में जो इतना धन खर्च होता है और हर 5 साल बाद चुनाव होते हैं, कभी हमारे केंद्र के, कभी राज्यों के और कभी स्थानीय चुनावों में जो इतना पैसा सरकार का खर्च होता है कि जो मशीनें हैं, बैलेट मशीनें हैं, उनको मंगवाना, इतने लोगों की ड्यूटी लगाना, जगह जगह पोलिंग बूथ बनाना, यानी कि एक सरकार का एक मोटा हिस्सा चुनावों में खर्च हो जाता है। यदि वही खर्चा बचे तो वो जन कल्याणकारी योजनाओं में खर्च होगा, लेकिन चुनाव को एक अहम हिस्सा हमारे संविधान में माना गया है, सरकार निर्माण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। तो ये खर्चीला शासन व्यवस्था को बढ़ावा मिलता है कि लोकतंत्र एक खर्चीली शासन व्यवस्था है जिसमें लोकमत के संगठन, प्रचार, चुनाव इत्यादि में करोड़ों रुपए खर्च किया जाता है। उदाहरण के लिए मतदाताओं की फोटो, परिचय पत्र जारी करना, चुनाव प्रक्रिया में हजारों लोगों की ड्यूटी लगाना, हजारों गाड़ियों का ईंधन फूकना आदि बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जिसमें 60-70 करोड़ रुपए का लगभग खर्च आता है, जो प्रति 5 वर्ष के बाद यानी कि बीच में ही मध्यावधि चुनाव हो जाए तो सरकार को खर्च करना पड़ता है। यदि ये पैसा सार्वजनिक कल्याण के लिए या रचनात्मक कार्यों में लगाया जाए तो राष्ट्र की प्रगति में वो एक महत्वपूर्ण योगदान होगा। लेकिन इस लोकतंत्र के चलते इस खर्चीली शासन व्यवस्था को अपनाया जाता है और चुनाव में सरकार की ओर से एक मोटी धनराशि खर्च की जाती है। इस तरीके से आज हमने लोकतंत्र के दोषों के बारे में जो जानकारी हासिल की है वो काफी वैल्यूएबल है। तो आप प्रश्नों के साथ साथ गुण के साथ साथ लोकतंत्र के दोषों को भी गंभीरता से पढ़ें।